नमस्कार दोस्तों, जहाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इस तरह से चलेंगे कि आज जो है वह तत्पुरुष समास खत्म कर दिया जाए। उसके बाद आज ही हम कर्मधारय समास पर भी आगमन करेंगे, उस पर भी प्रस्थान करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द इस टॉपिक सबको खत्म कर सके और आपको समझ में भी आ सके। ठीक है, तो अभी तक हम लगातार तत्पुरुष समास पर ही चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह तत्पुरुष समास जो है थोड़ा लंबा है, बड़ा है, जिसके कारण हम लंबे बड़े वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए 15 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट इतना छोटा वीडियो हम डाल के अभी समास का हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि आप कम देखिएगा, उसको अच्छे से देखिए। कम समय का वीडियो रहेगा तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, और जब आप अच्छे से देखिएगा और उसको नोट कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में वह चीज़ बैठ जाएगा। आप एक वीडियो देखिएगा, उसी को लिखिएगा, फिर एक बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। इसलिए हम अभी कम समय का वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इस टॉपिक को आज खत्म कर दिया जाए। समास को, तत्पुरुष समास को आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने प्रादि तत्पुरुष, इससे पहले तक हमने प्रादि तत्पुरुष तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मयूरव्य संकादि समास। ठीक है, अब देखिए, ये जो संकादि दिया हुआ है, अर्थात ये वयंस्क दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिएगा आप, तो समास समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है चालक, चलाने वाला। क्या होता है? चलाने वाला। अर्थात इसे हम लोग नित्य समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य समास भी कहते हैं। ठीक है, जब समास में कोई नियम लागू नहीं होता, जब कोई ऐसा समास आता है जिसमें समास का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, कोई भी नियम लागू नहीं होता है, तब उसे मयूरव्य संकादि समास या नित्य समास कहते हैं। अर्थात संकादि मतलब क्या होता है? चलाने वाला। तो हम समझ गए मयूरव्य संकादि समास किसे कहते हैं? जब समास में कोई नियम लागू नहीं होता है, जब समास में कोई नियम लागू नहीं होता है, तब उसे हम मयूरव्य संकादि समास कहते हैं। ठीक है, अब इसके तीन, यह जो मयूरव्य संकादि है, यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका अश्व विग्रह, अश्वपद विग्रह। क्या है? अश्वपद विग्रह। अर्थात इसका पद जो होगा, स्व मतलब क्या होता है? अपना होता है। स्व मतलब क्या होता है? अपना होता है। अर्थात इसका जो विग्रह होगा वह स्वपद अर्थात समस्त पद से भिन्न होता है। जब हम विग्रह, अर्थात विग्रह किसका करेंगे? यह जो समस्त पद है, ये जो समस्त पद है, इसी का ना हम विग्रह करेंगे। तो इस समस्त पद का जो विग्रह होगा, यह समस्त पद से भिन्न होगा। क्या होगा? अलग होगा। अब देखते हैं हम वह किस प्रकार अलग होगा। कहता है अन्य देशः। अब अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, देश मतलब देश ही होता है, दूसरा देश। अर्थात यहां पर दिया हुआ है देशांतरम, देशांतरम अर्थात इस देश के बाद दूसरे देश में हम कह सकते। ब्राह्मणाय इदम, ब्राह्मणाय इदम जो समस्त पद बन के आया है ब्राह्मणार्थम, अर्थात यह जो समस्त पद है, इससे हमारा विग्रह क्या है? भिन्न है। क्या है विग्रह? विग्रह हमारा भिन्न है। ठीक है, और दूसरा है आपका अन्य पद श्रुति। अन्य पद श्रुति अर्थात जिस समास का हम विग्रह करते हैं, जिस पदों से विग्रह होता है, उस समस्त पद में श्रवण नाम का कोई चीज नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है। अर्थात यहां पर जो श्रुति दिया हुआ, अर्थात इस श्रुति से बना हुआ शब्द श्रवण हो या अन्य कोई शब्द हो, उसका नाम मात्र भी चर्चा नहीं किया जाता। जैसे उदक च आवक च, उदक च आवक च, उच्चावचनम, इसमें देखिए न विग्रह में कहीं श्रवण का है, न समस्त पद में कहीं का। अब कहिएगा यहां लेकिन है, यहां पर है,
उदक च, अर्थात यहाँ पर उदक च के जगह पर हम अगर विसर्ग लगाते हैं तो विसर्ग का क्या होता है, च बनाते हैं और चवर्ग से पहले सतुत्वा के नियम के अनुसार संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि तालव्य स का आगमन हो जाता है और तालब से विसर्ग रहने के बाद रा हो जाता है, तो जो दोनों मिलकर क्या होता है, श्रा। तो यहाँ पर हो गया क्या, श्राव का, यहाँ श्रवण है, यहाँ श्राव का है। लेकिन जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तब समस्त पद में श्रवण नाम का कोई चीज वस्तु नहीं रहता है, कोई शब्द नहीं रहता है, कोई वस्तु नहीं रहता है। अब देखिए निश्चितम च प्रचितम च, निश्चितम च प्रचितम च, यहां पर भी निश्च प्रचम, इसमें भी श्रवण नाम का कोई शब्द नहीं है। तो यही है अन्य पद श्रुति, अन्य पद श्रुति अर्थात दूसरे पद में श्रवण का कोई शब्द हो तो हो, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है, स्थान भ्रष्टता। उसके बाद क्या है, स्थान भ्रष्टता, अर्थात समास होने पर शब्द अपने पीछे छिप जाता है। जब समास मतलब क्या, समास होने का मतलब क्या, समस्त पद बन जाने पर, क्या, समस्त पद बन जाने पर, जब समस्त पद बन जाता है तो जो शब्द होता है वह अपने पीछे छुप जाता है। जिस प्रकार हंसा नाम राजा, राजा, हंसा नाम राजा। अब देखिए इसमें से शब्द पीछे छुप गया, राजहंस, क्या हो गया, राजहंस। वयंस का मयूर, अर्थात मयूर चलाने वाला, मयूर वयंस का, क्या हो गया, मयूर वयंस का। ठीक है। अब इसके बाद इसके तो तीन नियम को हमने देख लिया, आशु पद विग्रह, अन्य पद श्रुति और स्थान भ्रष्टता। अब दूसरा समास है एक अलुक समास। कौन सा समास है, अलुक समास है ये। अब इसमें क्या होता है, कहता है जब बीच की विभक्ति अर्थात दो पदों के बीच में जो विभक्ति होती है उस विभक्ति के होने पर, अर्थात उस विभक्ति का अगर लोप नहीं होता है, इसी दूसरे समास में हम चलेंगे तो मध्य पद लोपी जो है उसमें मध्यम पद में क्या होता है, बीच की विभक्ति क्या हो जाती है, लोप हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता है, जब बीच की विभक्ति लोप नहीं होती है तब उसे अलुक कहते हैं। क्या कहते हैं, अलुक कहते हैं। अब जिस प्रकार देख लीजिए यहां पर युधि और यहां पर तिष्ठति इति, अर्थात युधि में देख लीजिए यहां भी विभक्ति लगी हुई है, तिष्ठति में भी विभक्ति लगी हुई है। युधि और तिष्ठति में क्या विभक्ति लगा हुआ है। अब यहां पर सेम उसी प्रकार आ गया, युधिष्ठिरः, धी में भी है और तो के स्थान पर ठ हो गया है, तो के स्थान पर ठ हो गया, अष्टो अष्टुना अष्टु, यह नियम के अनुसार देखिए इसमें, लेकिन इसमें भी विभक्ति लगा दिया गया है, अर्थात बीच का विभक्ति का लोप नहीं हुआ। अब देखिए खेचरति इति, खेचरा, इसमें जो विभक्ति है वो यहाँ आकर सम्मिलित हो गया। ठीक है, इस खे में जो विभक्ति है यहाँ पर वो इस खे में आकर सम्मिलित हो गया है, सम्मिलित हो गया है। यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए इसे कौन सा समास कहेंगे हम लोग, अलुक समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, अलुक समास कहते हैं। अब इसके बाद है मध्य पद लोपी समास। इसमें क्या होता है, जब बीच के शब्दों का लोप हो जाता है तब उसे मध्य पद लोपी समास कहते हैं। अब जैसे स्वर्ण निर्मितम कंकणम, अब देखिए इसमें से बीच का शब्द क्या है, निर्मितम है। क्या है बीच का शब्द, निर्मितम है। यहां पर इससे ही पता चलेगा आपको मध्य पद लोपी। अब मध्यम पद स्वर्ण और कंकणम के बीच का पद कौन सा है, कंकणम है। कौन सा है, निर्मितम है। तो इसमें से निर्मितम हमने हटा दिया, यहां पर बच क्या गया, सिर्फ स्वर्ण कंकणम, सोने का कंगन। यहां पर क्या था, सोने से बना हुआ कंगन, क्या था यहाँ पर, सोने से बना हुआ कंगन। लेकिन जब इसमें से निर्मितम हट गया तब सिर्फ क्या हो गया, ये सोने का कंगन। क्या हो गया, सोने का कंगन। तो अभी हमने तत्पुरुष समास में मयूर व्यसंकादि समास, उसके तीन नियम, अशु पद विग्रह, अन्य पद श्रुति, स्थान भ्रष्टता, उसके बाद अलुक समास और मध्य पद लोपी समास को हमने देखा। अब इसमें एक है सुप्सुपा समास। क्या है, सुप्सुपा समास। अब वह क्या है वह हम आपको बतलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं तत्पुरुष का जो एक लास्ट बचा हुआ था सुप्सुपा समास। अब यह सुप्सुपा समास होता क्या है यह बताते हैं हम आपको। अब कहता है सुबंत पद के साथ जब समास हो, जब दो सुबंत पद होते हैं और दोनों सुबंत पद आपस में एक साथ मिलकर जो समास बनाते हैं तब उसे सुप्सुपा समास कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, पूर्वम भूतः इति,
अब यह पूर्वम और भूत दोनों आपस में मिल जाएंगे, जो बन के आ जाता है भूतपूर्व। क्या बन के आएगा? भूतपूर्व। तो यही जो समास है वो कौन सा समास है? सुप्सुपा समास है। कौन सा है? सुप्सुपा समास है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कर्मधारय, जो तत्पुरुष का ही एक भेद है। कर्मधारय कौन से समास पे? कर्मधारय समास पे। कहता है तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय। अब यह समास जो है तत्पुरुष का समानाधिकरण है। कर्मधारय जो है तत्पुरुष का समानाधिकरण है, अर्थात एक समान है। यहाँ पर लिखा हो कर्मधारय समास जो हुआ तत्पुरुष का ही एक भेद है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 भेद के अलावा 2 और भी मुख्य भेद है। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है ना, तो यह एक उसी का भेद है। अब कर्मधारय होता क्या है? कर्मधारय समास होता क्या है? जब विशेषण और विशेष्य, जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है, अर्थात विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अब विशेष्य, अब यह जो विशेष है वह किसकी विशेषता बतलाएगा? वह बतलाएगा विशेषण की विशेषता बतलाएगा। किसकी विशेषता बतलाएगा? विशेषण की विशेषता को बतलाता, तब उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, या उसे हम समानाधिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, या समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इन दोनों पदों का जो अधिकरण अर्थात आश्रय एक ही रहता है। दोनों पदों में विभक्ति भी एक रहती है। दोनों पदों में विभक्ति भी एक रहती है। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों पदों में विभक्ति एक समान रहेगी। ठीक है, अब कहता है यदि द्वंद्व समास में उपपदों में भी विभक्ति सेम रहती है, द्वंद्व समास के उभय पद में भी क्या होता है? विभक्ति एक समान रहती है, लेकिन वहां दोनों पद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या होता है? अब दोनों पद जो होंगे वह स्वतंत्र होंगे, दोनों पद स्वतंत्र होंगे, लेकिन कर्मधारय में का जो उभय पद होता है वह उससे अलग नहीं होता है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व होगा वह उससे अलग नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं कृष्ण सर्पः, कृष्ण और सर्पः, या नीलम और उत्पलम। कृष्ण अर्थात हम इसे कृष्ण अर्थात श्याम रंग को भी कृष्ण कह सकते हैं। सर्प अर्थात सांप, काला, काला सर्प। ठीक है, इस दोनों की विभक्ति एक समान है। नीलम उत्पलम, दोनों पद जो है वह स्वतंत्र रूप से है। दोनों पद स्वतंत्र रूप से, यहां भी नीलम और उत्पलम, नीलोत्पलम, ये जो है आपका यहां पर देख लीजिए नीलम और उत्पलम, यह ओ अर्थात यहां पर हम एक तरह से कह सकते हैं यह बदल चुका है। कैसे बदल चुका है? जब हम संधि पढ़ते हैं अ प्लस उ बराबर हो जाता है ओ, अ प्लस उ बराबर पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। वहीं यहाँ पर म में से अ को निकाल लेता है और यहाँ पर उ है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ ओ हो गया, जो बनकर आ जाता है क्या? नीलोत्पलम। क्या बनता है? नीलोत्पलम बनता है। अब कर्मधारय समास अर्थात इसके जो नियम को देखते कहता है विशेषणम विशेष्येन बहुलम, विशेषणम विशेष्येन बहुलम, अर्थात विशेषण का विशेष पद के साथ जो विकल्प से समास होता है, विशेषण का विशेष पद के साथ विकल्प से जो समास होगा उसे क्या कहेंगे? उसका यह नियम के अनुसार विशेषणम विशेष्येन बहुलम, अर्थात मधुरम वचनम, एक तो वचन है यह विशेषण, और उस वचन की विशेषता क्या है? कि वह मधुर है, जो बनकर आता है मधुर वचनम, मधुर वचनम। विश्वे देवा, जो बनकर आ जाता है विश्व देवा। ये सब समान अर्थ वाले हैं। ठीक है, विश्व देवा। अब है एक तीसरा है इसका पूर्ववत कर्मधारय जातीय देव येसु, पूर्ववत कर्मधारय जातीय देव येसु, अर्थात कर्मधारय समास होने पर पुल्लिंग, पूर्व पद को पुल्लिंग बना दिया जाता है। अर्थात अगर जब कर्मधारय समास होगा इसमें, तो इसका जो प्रथम पद जो स्त्रीलिंग में रहेगा उसको हम लोग किस में बदल देंगे? पुल्लिंग में बदल देंगे। जैसे यहां पर देख लीजिए सुंदरी, यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नारी अर्थात यहाँ नारी है तो नारी तो स्त्रीलिंग होगी ही, तो इसको किसके लिए प्रयोग किया गया? स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन जब इसका समस्त पद हुआ तो जो पूर्व पद स्त्रीलिंग में था उसको किस में बदल दिया गया?
पुल्लिंग में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया? पुल्लिंग में बदल दिया गया। यहाँ देखिए कृष्णा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहीं पर जब इसका समस्त पद वो हो गया तो इसे क्या बना दिया गया? पुल्लिंग शब्द बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पुल्लिंग शब्द बना दिया गया। ठीक है, तो कर्मधारय को हमने देखा अभी 2-3। अभी और हम चलते हैं कर्मधारय के नियमों पर। तो उसके बाद उसका चौथा रूप देखते हैं, अक्तेन्य विशिष्टान्यम, अर्थात नंग युक्त जब अक्त प्रत्यांत पद के साथ रहता है तब वह जो होता है नक युक्त भिन्न अक्त प्रत्यांत जो है वह पद का समास होता है, तब उसे क्या कहते हैं? अक्तेन्य विशिष्टान्यम, अर्थात देख लीजिए यह एक प्रत्यय है और अक्त प्रत्यय है। जब यह दोनों एक साथ युक्त होकर पद के साथ, अब ये नंग युक्त भिन्न इस और अक्त प्रत्यांत, इससे भिन्न और इसके साथ अक्त प्रत्यांत का जब समास होता है तो बनता क्या है? कीर्तन च तत् और कीर्तन च। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यह प्रत्यय नंग प्रत्यय लगा हुआ, यहाँ भी नंग प्रत्यय लगा हुआ, लेकिन इस दोनों को मिलाने के बाद यहाँ का जो समस्त पद बनता है अर्थात वह कौन सा बनता है? अक्त प्रत्यांत, अर्थात कृता कृतम, अर्थात यह अक्त प्रत्यांत से युक्त बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ शब्द है? अक्त प्रत्यांत से युक्त बना हुआ शब्द है। उसके बाद है वर्णो वर्णेन। क्या है उसके बाद? वर्णो वर्णेन, अर्थात वर्णवाचक पद के साथ, वर्णवाचक पद के साथ, वर्णवाचक पद के साथ यदि वर्णवाचक पद का जो समास होता है, आप जैसे नीलश्च लोहितश्च, वर्णो वर्णेन मतलब वर्णवाचक पद के साथ वर्णवाचक पद का समास होता है। नीलश्च लोहितश्च, अर्थात नील लोहित, अब यह अंत में नीलश्च लोहितश्च, यह स जो है यह वर्णवाचक इस दोनों के एक साथ को जोड़ता है, अर्थात पीतश्च स धवलश्च, अर्थात पीत धवल, यह जो स है इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, दोनों वर्णवाचक को एक साथ लाता है। ठीक है, उसके बाद है पूर्व काले सर्वजात पुराना भव केवला समानाधिकरणे। एक बार फिर से देख लेते हैं, पूर्व काले सर्वजात पुराना भव केवला समानाधिकरणे, अर्थात पूर्व काल और उत्तर काल, पहले का समय और बाद का समय का जो अर्थ बोध होता है, उसके अर्थ बोध होने पर कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्वम इति पश्चात प्रतिबद्ध, अर्थात यहां भी देखिए अक्त प्रत्यय का युक्त किया गया, प्रतिपीत प्रतिबद्ध, अर्थात बद्ध अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब कर्मधारय का पहला भेद उपमान कर्मधारय, कौन सा है? उपमान कर्मधारय, अर्थात उपमानानि सामान्य वचने, उपमान और साधारण वचन, साधारण धर्मवाचक के साथ का जो समास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमान कर्मधारय कहते हैं। जैसे घन इव श्याम, यहाँ पर घन जो है यह उपमान है, घन क्या है? यह उपमान है, और श्याम जो है यह साधारण है, श्याम क्या है? साधारण है। तो जब घन इव श्याम दोनों को जोड़ने पर घन श्याम, यहाँ घन क्या है? उपमान है, और श्याम साधारण धर्मवाचक शब्द है। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा भेद है उपमति कर्मधारय, कौन सा है? उपमति कर्मधारय, अर्थात उपमति व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, अर्थात उपमान और उपमेय के बीच का जो समास होता है, उपमान और उपमेय के बीच का, अर्थात यहाँ पर घन इव, घन और श्याम ये दोनों है ना, इस दोनों के बीच का जो समास होगा उसे उपमति समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमति समास कहते हैं। ठीक है, उपमति कर्मधारय होता है। अब यथा के देख लीजिए, मुखम कमलम इव, अर्थात यह कमलम कहाँ चला गया? बाद में चला गया, अर्थात मुख कमलम। ठीक है, यहाँ पर इव इसमें देखिए पहले था, यहाँ पर बाद में चला गया, यह समास, तो यही उपमति समास है, और ये मुखम कमलम मुख कमलम। ठीक है, उसके बाद एक आता है इसका भेद रूपक कर्मधारय, कौन सा? रूपक कर्मधारय, अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित करते हुए यदि समास होता है तब वह रूपक कर्मधारय कहलाता है। उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित करते हुए जो समास होता है तो वही समास क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। अर्थात शोक एवं साग्रह, इस दोनों का अभेद बरताता है, एव यह क्या हो गया? रूपक। शोक साग्रह क्या हो गया? शोक साग्रह,
ठीक है, क्या हो जाता है, शोक सागरः। तो ये था कर्मधारय समास अर्थात तत्पुरुष समास का वह 6 भेद, और कर्मधारय समास को हमने खत्म कर दिया। अब इसके बाद इसका एक और भेद बचता है, कौन सा, जो द्विगु समास। कौन सा समास बचता है, द्विगु समास, जो हम अपने आने वाले क्लास में उस द्विगु समास को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।